अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। जूलॉजी के आज हम बुक के क्वेश्चन आंसर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर लेक्चर, प्रेजेंटेशंस और एवरीथिंग इज अवेलेबल विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसमें हम जूलॉजी के लेक्चर को बुक के क्वेश्चन आंसर आज हम पढ़ेंगे। बुक में सबसे पहले डिटेल क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। पहला है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी किस तरह नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और ट्रांसमिट होती है। यानी उसमें आपके चार स्टेप्स थे कि सबसे पहले तो एक तो एक्शन पोटेंशियल था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, फिर एक्शन पोटेंशियल, फिर इसके अलावा वो स्प्रेडिंग अक्रॉस दी स्प्रेडिंग ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन और साइनेप्स इसमें आ रहा था। फिर इसमें साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र था। तो इस तरह ये पूरा एक एक्सप्लेन एक मैकेनिज्म हो जाएगा। तो इसको हेडिंग वाइज में आप बना के लिखेंगे। क्वेश्चन 2 है डिस्कस एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्रेन जो था उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन था। तो आप वो तीनों को डिवाइड करें और यहाँ पर हेडिंग का खास ख्याल रखिएगा। ये फोर ब्रेन है, सपोज कि आपकी मेन हेडिंग ह्यूमन ब्रेन होगी, उसके बाद फिर फोर ब्रेन आपकी सब हेडिंग आ गई। फिर फोर ब्रेन अगेन डिवाइड हो रहा था डिफरेंट पार्ट में, टीलेंसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, और फिर आप मजीद उसको और मजीद उसमें डिवाइड करेंगे। हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला था। इसके अलावा मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन भी अगेन मजीद पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। तो आप वो हर एक एक को डिवाइड करते हुए चले आए और आप उनके फंक्शंस एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फंक्शन ही है इसके अंदर जो डिस्कस हुई भी है। अगर आपको लेकिन स्टिल लोकेशन देनी हो तो जैसे आप एक लाइन में लोकेशन देते हुए अगली चीज आप मेन चीज एक्सप्लेन करें। अच्छा, एनाटॉमिकल और फंक्शनल पार्ट्स की बात हो गई। अब डिस्कस रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। तो यहाँ पर आप ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का आप बताएंगे कि किस तरह ग्लूकोज मेटाबोलाइज होती है। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज लर्निंग बिहेवियर, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल्स। लर्निंग बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि लर्निंग बिहेवियर जो है वो क्या है कि लर्निंग बिहेवियर में कोई भी एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग करते हैं उसके हिसाब से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स थी जिसके अंदर हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिक कंडीशनिंग, ऑपरेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, वो सारी चीजें आ रही थी। तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे हैबिचुएशन की एग्जांपल मैंने दी थी कि बर्ड्स जो है वो फीडिंग ऑन दी रोड साइड या इस तरह। और उसके बाद क्वेश्चन 5 है व्हाट इज इननेट बिहेवियर, डिस्कस इट्स डिफरेंट कैटेगरीज विद एग्जांपल्स। सो इननेट बिहेवियर्स क्या थे कि वो बिहेवियर्स थे जो कि जेनेटिकली थे, बेसिकली इनको लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, ये कुदरती तौर पर थे। तो इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में काइनेसिस, टेक्सिस, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये सारी, और रिफ्लेक्स एक्शन, ये आ रहे थे। तो आप उनको भी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके अलावा बुक में डिफाइन है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें पहला है राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या था कि रिफ्लेक्स एक्शन शॉर्ट स्टिमुलस, शॉर्ट रिस्पॉन्स होते हैं जो इंटरनली एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं, और इनवॉलेंट्री होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये आप रिफ्लेक्स एक्शन में लिख सकते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में फिर आप ये भी बता सकते हैं कि ये दो न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मैसेज जो होता है वापस ट्रांसमिट हो जाता है ब्रेन तक। जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन में सिग्नल नहीं पहुंच पाता, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वही एज अ कमांड सेंटर के तौर पे एक्ट करके सिग्नल वापस ट्रांसमिट कर देती है। तो ये जो ट्रांसमिशन है जिसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क इनिशिएटेड ट्रांसमिशन। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व होता है, साइनेप्स क्या था, दो न्यूरॉन के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व होता है ताकि सिग्नल ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो सके। देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक। और इसकी एग्जांपल में आता है नी जर्क और ब्लिंकिंग ऑफ एन आई। याद रखिएगा ये शॉर्ट नोट है तो इस वजह से इसको थोड़ा एक्सप्लेन आपने करना है, लेकिन इतना ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर दिएगा कि ये शॉर्ट नोट के बजाय आप पूरा एक लॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल पार्ट में मौजूद है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरी से निकला, यानी कॉर्नर या अराउंड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं ये। इसमें सारी नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं।
इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके वो आपके मैसेजेस को ट्रांसलेट कर रहा होता है, उनको प्रोसेस कर रहा होता है कि अब क्या करना है उन सिग्नल्स का। जबकि पीएनएस जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, यानी आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा चीज हो गई, कोई आपको सुई चुभ गई, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो लेकर पीएनएस जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को प्रोसेस करके आगे सिग्नल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देता है, यानी टू दी इफेक्टर्स। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो स्कल और वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट हुए हुए होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व, गैंग्लिया और सेंसरी रिसेप्टर्स से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। उसके अलावा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसमें परसेप्शन आ गया, मेमोरी आ गई, लैंग्वेज आ गई, सारी चीजें। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्सेस यानी रिफ्लेक्स एक्शन और इसके अलावा सारे ऑटोमेटिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसमें प्रोटेक्शन के हिसाब से बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है और ज्यादा महफूज होता है। उसकी वजह ये थी इसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड मौजूद थे, इसके अलावा मेनिंजेस होती हैं जो कि कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की, और इसके अलावा अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो वर्टिब्रल कॉलम में वो बेसिकली प्रोटेक्ट हुई हुई है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मैं बात करता चलूँ तो वो कम प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो आसानी से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया या कोई डिजीज हो गई उस कंडीशन से। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज रिसेप्टर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि रिसेप्टर्स मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस या स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके सिग्नल भेजते कमांड सेंटर को। अब कमांड सेंटर के पास जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो कमांड सेंटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करेगा और उसके बाद सिग्नल भेज देगा इफेक्टर्स को, जहाँ पे वो फिर अपना काम कर सकते हैं, मसल्स। अब ये रिसेप्टर्स जो है या तो ये सिंगल होते हैं आइसोलेटेड, या फिर ये कॉलोनी ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। उसके अलावा रिसेप्टर जो होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स में सबसे पहले तो ये था कि जो जिस तरह का वो स्टिमुलस एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से रिसेप्टर की टाइप्स, यानी थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, कीमो रिसेप्टर केमिकल को, जिसकी अगेन दो टाइप्स की, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी। मैकेनो रिसेप्टर्स मोशन वगैरह को, फोटो रिसेप्टर्स लाइट को, पेन रिसेप्टर्स टिश्यू को। आप इनकी फर्स्ट जो बेसिकली वर्ड होता है उसी में ही मीनिंग्स लिखे होते हैं। रिसेप्टर्स तो मैंने आपको बता दिया क्या है कि ये सिग्नल डिटेक्ट करेंगे। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स। कीमो रेफर्स टू केमिकल्स, मैकेनो रेफर्स टू मैकेनिकल जितनी भी मूवमेंट मोशंस होती हैं। फोटो लाइट को कहते हैं, पेन तो आपको पता है। अब इसके अलावा रिसेप्टर्स की मजीद टाइप्स होती थी कि उनकी नर्व एंडिंग के हिसाब से, कि इधर वो के फ्री नर्व एंडिंग्स होती थी, जिसमें एग्जांपल नोजी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स आ रहे थे, या फिर इनकैप्सुलेटेड के उनकी नर्व एंडिंग्स पर एक कैप्सूल मौजूद था जिसकी वजह से दे आर मोर सेंसिटिव टू फ्री नर्व एंडिंग्स। अब ये इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स जो है अगेन दो टाइप्स की होती हैं, मीजनर्स एंड पेसिनियन कार्पसल्स। इसमें सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होते हैं वो पेसिनियंस होते हैं। इनमें जो ये कवर जो हुए होते हैं वो एक कंसेंट्रिक लेयर्स, आप ऐसा समझ लें अनियन का बल्ब जैसे होता है वैसी इनके ऊपर एक लेयर होती है, वैसी इनके ऊपर एक कवरिंग होती है। जिस तरह अनियन में कवर लेयर्स होती हैं इसी तरह इनमें भी कंसेंट्रिक लेयर्स होती है, जिसकी वजह से दे आर मोर सेंसिटिव टू मीजनस कार्पासेल। और ये उन जगह पर मौजूद थे जैसे डर्मिस ऑफ द स्किन या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में, जबकि मीजनस कार्पासेल उन एरियाज में मौजूद है जहाँ पे हेयर्स, बाल मौजूद नहीं होते, जैसे आपके हाथ हथेली हो गई, आपकी फिंगर्स हैं आपकी, इसके अलावा आपके होठ हैं, लिप्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर मिसेनस कार्पसस मौजूद हैं। क्वेश्चन 4 आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पार्किंसन एंड एल्जाइमर डिजीज। अब पार्किंसन एल्जाइमर दोनों ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। पार्किंसन में क्या होता है कि न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। और एक आपको बताया था किसी एक हाथ में या एक सपोज टांग एकदम से हिलना शुरू हो जाती है, जैसे ट्रिमर कहते हैं। और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ये डिजीज बढ़ते जाती है तो आपकी पूरी बॉडी फिर इससे अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, आप कमजोरी होती है, अचानक कोई भी मसल आपका जो होता है वो ट्रेम्बल शेक करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें होता क्या था कि इसमें डोपामीन मौजूद नहीं हो रही थी, आपकी बॉडी में डोपामीन नहीं बन रही थी इतनी ज्यादा। तो इसमें जो ल्यूपोडा एक ड्रग होती है वो दी जाती है, जिससे क्या होता है कि ल्यूपोडा आपकी बॉडी में जैसे ही जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू डोपामीन, जिससे आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। ऑल दो कोई भी न्यूरॉन डिजीज होती है वो बिल्कुल ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ट्रीट हो जाए, हाँ उसके सिम्टम्स काफी रिड्यूस हो जाते हैं या वो काफी तो हद तक ट्रीटेबल हो सकती है।
एल्जाइमर की मैं बात करूं तो एल्जाइमर डिजीज जो है वो अगेन प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स जो है वो मुस्तकिल वक्त के साथ साथ डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस के यानी मेमोरी स्टोर करने वाले। तो आपकी मेमोरीज में स्टोर जो मेमोरी होती है वो आप भूलना शुरू हो जाते हो। उसके अंदर स्टेजेस आती हैं कि सबसे पहले इंसान जो होता है वो भूलना शुरू हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में फॉरगेटफुलनेस। सेकेंड स्टेज में उसकी जो याददाश्त है यानी वो पुरानी चीजें भी उसको याद है, वो भी चीजें भूलना शुरू हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि वो एलुसिनेशन यानी वो ऐसी चीजें देखता है, ऐसी चेहरे ऐसी शक्लें जो कि असल में नहीं मौजूद होते हैं, दिमागी तौर पे उसका दिमाग बनाता है। तो ये हेलुसिनेशन होती है, या फिर वो ऐसे ख्यालात रखता है कि सपोज ये ऐसा ऐसी चीज होती है, या ये कि एक स्टेटमेंट देता है कि भाई ऐसा होता है दुनिया में, जबकि वो गलत बोल रहा होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पेप्टाइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। हार्मोन की डिफरेंट टाइप्स थी। हार्मोन क्या थे? केमिकल मैसेंजर। तो इसमें दो टाइप्स आती हैं, पेप्टाइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स, और इसके अलावा मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन्स भी आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या थे कि पेप्टाइड नाम से कि अब अगर ये प्रोटीन्स के होते हैं इन शॉर्ट ये के, और पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स के होते हैं, शॉर्ट चेन होते हैं या तो लॉन्ग चेन होते हैं। और इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड इन नेचर होते हैं। पेप्टाइड की एग्जांपल में इंसुलिन आ जाते हैं, स्टेरॉइड की एग्जांपल में टेस्टोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन आ गए। इसके अलावा आप मजीद ये भी डिफरेंस देख सकते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन्स में आपको मैंने मॉडल्स बताए थे, तो मॉडल के हिसाब से आप वो मॉडल भी डिस्कस कर सकते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन्स, फॉर द एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स दे रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर, while in steroid hormones they do not require any secondary messenger because lipid is can directly diffuse into the plasma membrane। इस तरह आप ये मजीद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जाइगेंटिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, डवार्फिज्म एंड एडिसन्स डिजीज। जाइगेंटिज्म, अच्छा यहाँ पर मैंने जो है ना इन तीनों के आपको कीवर्ड्स दिए हैं ताकि आप इनको मजीद अपने हिसाब से एक्सपेंड कर लें। अब जाइगेंटिज्म क्या है कि जाइगेंटिज्म में जायंट से लफ्ज निकला है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है या जिसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, एसटीएच, ये ज्यादा सीक्रेट हो जाता है चाइल्डहुड में, जिसकी वजह से हाइट एबनॉर्मली तौर पे काफी ज्यादा बड़ी होती है। डवार्फिज्म में इसका ऑपोजिट होता है, यानी हाइट छोटी होती है क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत कम रिलीज होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, मैंने हाइपो का आपको बताया था कि हाइपो बिलो को कहते हैं या फिर लो को कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मींस अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन बहुत कम हो तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है, जिसमें मिक्सिडीमा यानी आपका वजन बहुत बढ़ जाता है, डिप्रेस्ड होता है इंडिविजुअल, स्किन ड्राई होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें हाइपोथायरॉयडिज्म में आती हैं। एक और डिजीज है एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज जिसका टॉपिक्स में इतना ज्यादा डिस्कशंस नहीं है, मैंने यहाँ पर इसको इस वजह से डिटेल में लिखा है। एडिसन डिजीज क्या होती है कि ये एड्रिनल ग्लैंड, आपको याद हो कि एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी पर मौजूद था, जिसका काम ये था कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को या आपका जो ब्लड प्रेशर होता है या उन सारी चीजों को ये मेंटेन करवा रहा था। तो एडिसन डिजीज में इस हार्मोन यानी एड्रिनल हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ये सारी चीजें मेंटेन नहीं रह पाती। अब ये जो डेफिशिएंसी होती है वो इस वजह से होती है कि या तो कोई ऐसी डिजीज हो गई, कोई डैमेज हो गया एड्रिनल ग्लैंड्स, या फिर ये कि आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जिसमें क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। तो इन सारी कंडीशन के अंदर ये डिजीज हो जाती है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको थकन बहुत होगी, आपका वजन वेट लॉस होगा, मसल्स वीकनेस होती है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होगा। और इसके अलावा सॉल्ट क्रेविंग्स मीन्स ये कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें के नमक खाने का बहुत दिल करेगा, और नोजिया वॉमिटिंग ये सारी चीजें होती हैं। अब ये कि ट्रीटमेंट इसका क्या है कि ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि कुछ हार्मोनल थेरेपी होती है वो दी जाती है, जिसकी वजह से ये काफी तौर हद तक ट्रीटेबल हो सकता है। क्वेश्चन 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इननेट एंड लर्निंग बिहेवियर। इननेट बिहेवियर क्या था कि ये वो बिहेवियर्स थे जो प्री प्रोग्राम थे, यानी आपकी बॉडी में आप इन्हें लेकर ही साथ अपने पैदा हुए हैं, यानी ये आपकी बॉडी में कुदरती तौर पर मौजूद है। लर्निंग बिहेवियर एक्सपीरियंस के साथ साथ रहकर आपने इन्हें याद कर लिए। इननेट बिहेवियर जो है उन्हें उनमें कोई लर्निंग की रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि लर्निंग बिहेवियर जो होते हैं परमानेंट चेंजेस होते हैं। इननेट बिहेवियर की टाइप्स हैं काइनेसिस, रिफ्लेक्सेस वगैरह, और लर्निंग बिहेवियर की भी इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो है वो लर्निंग बिहेवियर की टाइप थी, जिसमें क्या हो रहा था कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी डकलिंग्स की, कि जैसी वो हैच होती हैं तो वो एक लार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करना शुरू कर देती हैं।
तो यहाँ पर यही इम्प्रिंटिंग का मकसद है, यानी नकल करना। अब क्वेश्चन 3 आ जाता है, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो पहली आती है माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या थी कि न्यूरॉन्स, जो आपको याद हो कि न्यूरॉन्स का सबसे पहले जो है उसका एक हेड था, डेंड्राइट्स उसमें मौजूद थे, सोमा सेल बॉडी, अपने एक्सॉन आ रहा था। उस एक्सॉन पे एक कवरिंग्स मौजूद थी जिन्हें माइलिन शीट कहते हैं। इन कवरिंग से क्या होता है कि ये माइलिन शीट ग्लियल सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट रहता है ताकि सिग्नल आसानी से ट्रांसमिट हो सके। यानी ये कि सिग्नल ऐसा ना हो कि सिग्नल में कोई इश्यूज आए, क्योंकि अगर दोनों न्यूरॉन्स में माइलिन शीट नहीं होगा तो मोर प्रोबेबली के दे विल कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। नर्व इम्पल्स क्या होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल दोनों इन्वॉल्व हो, वो है नर्व इम्पल्स कहलाता है। जिसमें सब आपको बताता हूँ कि न्यूरॉन्स के जरिए से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, और उसके अलावा न्यूरॉन्स में ही वो जो साइनेप्टिक नॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि ये भी आपको डेफिनेशन कनेक्ट कर दूं कि ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाने में मदद करवाते हैं। साइनेप्टिक नॉर्म में मौजूद है एसिटाइल कोलिन गाबा, इसकी एग्जाम्पल है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये रिलीज हो रहे हैं, ये केमिकल हैं, तो इस तरह ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई। ग्वाइटर की मैं एग्जाम्पल दूं, ग्वाइटर क्या होता है कि अगर आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, अगर आप आयोडीन कम इनटेक करते हैं तो थायराइड ग्लैंड से होते हैं वो फूल जाते हैं, ये ग्वाइटर कहलाता है। मेनिंजेस क्या होती है कि स्कल जो होता है, स्कल के की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। तो ये आपको याद हो 3 लेयर्स होती हैं वैसे तो, आउटर, इनर और एक मिडिल लेयर भी होती है, वैसे जो मैंने यहाँ पे मिडिल लेयर नहीं लिखी। आउटर को ड्यूरा मैटर कहते हैं, और इसके अलावा इनर को पाया मैटर, और मिडिल को आरेक्नोइड भी कहते हैं। रिसेप्टर्स लास्ट डेफिनेशन है। रिसेप्टर्स क्या थे, अगेन मैं डिफाइन कर दूं कि मॉडिफाइड न्यूरॉन्स या एपिथेलियल सेल्स से जो कि चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे थे और सिग्नल भेज रहे थे कमांड सेंटर्स को बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। तो आज का लेक्चर इतना ही है, यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज पूछनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।